नमस्कार, बिहार तक पर आप देख रहे हैं बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने आगामी लोकसभा चुनाव हाजीपुर से लड़ने की घोषणा कर दी है और चिराग कहते हैं कि वो इसके लिए अब पूरी तरीके से तैयार भी हैं। वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों को 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम का निमंत्रण मिला है और जिन्होंने इस निमंत्रण को ठुकरा दिया है, चिराग कहते हैं कि शायद वैसे विपक्ष के नेता राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम के निमंत्रण को अपना सौभाग्य नहीं मानते हैं और इसी कारण से उन लोगों ने अयोध्या जाने का निमंत्रण ठुकरा दिया है, जिसमें आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद भी शामिल है। वहीं चिराग ये भी मानते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं और एनडीए में शामिल हो सकते हैं। इन तमाम विषयों पर चिराग पासवान से हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं ये पूरी बातचीत। हमारे साथ चिराग पासवान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। चिराग, अयोध्या पे सबसे पहले बात करेंगे। आपको अयोध्या का निमंत्रण आया है, आप जा रहे हैं क्या? जी बिल्कुल जा रहा हूँ और अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि 22 तारीख को भगवान राम के दर्शन का सौभाग्य मुझे मिलेगा। एक लंबे समय से राम भक्तों की आस्था से जुड़ा हुआ ये विषय रहा है और मुझे लगता है कि एक देश की बड़ी आबादी का सपना उस दिन पूरा होने जा रहा है, तो ऐसे में उसका साक्षी मैं भी बनूं, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बहुत लोगों को ये सौभाग्य मिल रहा था, लेकिन उन लोगों ने इस लगता है ठुकरा दिया है, कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी और आज तो यहाँ पर बिहार की बात करें तो लालू ने भी मना कर दिया। लालू प्रसाद ने कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि शायद ये इसको सौभाग्य मानते ही नहीं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा से भगवान राम के अस्तित्व को नकारने का काम किया। आप अगर इंडिया अलायंस में देखें तो ये इंडिया अलायंस ही है जो इसका विरोध हमेशा से करता आया और जो इसको लेकर राजनीति दशकों से ये लोग करते आए। चाहते तो ये लोग भी इस मुद्दे को दशकों पहले सुलझा सकते थे, पर हमेशा से इन्होंने राजनीति इस विषय को लेकर की। चुनाव जब जब आए इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया गया, अपीजमेंट पॉलिटिक्स इसके अराउंड, इसके आसपास की गई। तो जिन्होंने हमेशा से इस पे राजनीति की, आज जब उस विषय को ही समाप्त कर दिया गया है तो ये बौखलाहट तो है ही इनके भीतर कि भैया इतना बड़ा राजनीतिक मुद्दा हम लोग के हाथ से छीन लिया गया। और यही बौखलाहट है जो कि विपक्ष के नेताओं को इस तरीके की बयानबाजी करने पे मजबूर करती है। साउथ की पार्टी कभी सनातन को बीमारी बताकर उसके खात्मे की बात करती है। अच्छा, जब ये ऐसी बातें होती हैं तो तमाम घटक दल इस पर खामोश रहते हैं। बिहार में ना राष्ट्रीय जनता दल इस पर कुछ बोलते हैं, ना जनता दल यूनाइटेड, और राजद बोलेंगे भी कैसे? इनके खुद के मंत्री आए दिन रामचरितमानस पे को गाली देते हैं, भगवान राम को गाली देने का काम करते हैं। तो ऐसे में अगर ये लोग नहीं भी जाने तो किसी को आश्चर्य होना भी नहीं चाहिए। राहुल गांधी मंदिर मंदिर जाते हैं, हम लोग कई बार देखते हैं चुनाव के समय में, चुनाव से पहले भी। लालू प्रसाद खुद परिवार के साथ तिरुपति जाते हैं। तो भाई हर जगह जाते हैं, लेकिन फिर अयोध्या से परहेज क्यों? क्योंकि अयोध्या से परहेज इसीलिए क्योंकि वो एक इनका राजनीतिक मुद्दा था ना। जैसे धारा 370 इनका राजनीतिक मुद्दा था, जैसे राम मंदिर इनके लिए राजनीतिक मुद्दा था, जैसे विमेन रिजर्वेशन बिल इनके लिए राजनीतिक मुद्दा था, जिससे आधी आबादी को लोग साधने का काम करते थे। अब वो तमाम विवादित मुद्दे समाप्त हो गए हैं। तो भाई ऐसे में कैसे किसी को ये इसका श्रेय दे दें? कैसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को ये स्वीकार कर लें कि भैया उन्होंने ही इन तमाम विवादित मुद्दों का समाधान उन्होंने ढूंढा, जो ये लोग भी ढूंढ सकते थे। पर अगर ये लोग ऐसा करते तो कहीं ना कहीं जिस वोट बैंक की राजनीति ये लोग करने की सोच रखते हैं, इनको लगता है कि उसमें सेंधमारी होगी। पर ऐसे में इनको समझना ज़रूरी है कि देश हमारा विभिन्नताओं से ही बना हुआ है और आपको तमाम धर्म की, तमाम जातियों की विभिन्नताओं का सम्मान करते हुए समावेशी तरीके से उनको आगे लेकर चलने की ज़रूरत है। जो मौजूदा सरकार जो कहते भी हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये विश्वास कभी भी विपक्ष के नेता कभी भी एकत्रित नहीं कर पाए। क्या 2024 का चुनाव एक डन डील है बीजेपी और एनडीए के लिए? आई थिंक एब्सोल्युटली यस। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी तरीके का कोई भी प्रश्न चिन्ह किसी के भी दिमाग में होना चाहिए। विपक्ष को भी ऐसा लगता है क्या? विपक्ष को भी ऐसा लगता है। मुझे लगता है विपक्ष भी सरेंडर की ही मुद्रा में है। वो भी जानते हैं कि भाई 24 में तो कम से कम मौजूदा प्रधानमंत्री और मौजूदा एनडीए की सरकार को हम लोग कोई टक्कर नहीं दे पाएंगे।
ऐसे में प्रयास ये लोग किए जा रहे हैं। प्रयास 14 में भी किया था, ना सफल रहे, 19 में भी किया, उसमें भी ये लोग असफल रहे, 24 में करने का प्रयास कर रहे हैं। मायावती जी पहले ही बोल चुकी हैं। अब बताइए, देश का इतना बड़ा राज्य, विपक्षी एकता की ये लोग बात करते हैं, देश का सबसे बड़ा राज्य, वहां पे तो कम से कम विपक्ष एकजुट नहीं हो पाया। वहां पे तो एक घटक दल ऐसा है जो कि अकेले चुनाव लड़ने का जिन्होंने फैसला कर दिया, मैं बसपा की बात कर रहा हूँ, मायावती जी की पार्टी। तो ऐसे में विपक्षी एकता चुनाव तक ये लोग बरकरार रख पाएंगे, मुझे ऐसा लगता नहीं। सबकी तैयारी अब करनी चाहिए विपक्ष को। मुझे लगता है अभी लंबा समय लगेगा, कम से कम 1 दशक तक तो मुझे नहीं लगता कि हमारे प्रधानमंत्री जी और उनके नेतृत्व वाली सरकार कहीं जाने वाली है। मैं सिर्फ 34 तक अब ले गए। बिल्कुल, मैं 24 की भी मैं बात कर रहा हूँ, मैं 29 की भी बात कर रहा हूँ, 34 में देखते हैं क्या रहता है माहौल। लेकिन अब जरा आपके पर्सनल पॉलिटिकल करियर को भी लेके बात करते हैं। हाजीपुर में जबरदस्त कल जिस तरीके का आपका रिस्पांस था, वहां आप गए थे और मतलब पिता की वो सीट रही है परंपरागत इतने दशकों तक, वहां पर हाजीपुर में अगर चिराग पासवान पहुंचते हैं तो संदेश क्या देना चाहते हैं पशुपति पारस को, जो मौजूदा सांसद हैं? भाई, मैं किसी को संदेश नहीं देना चाहता। मैं अपने नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के अधूरे कार्यों को ही बस पूरा कर रहा हूँ। वो भी इसी तरीके से क्षेत्र की जनता के बीच हमेशा रहते थे। हाजीपुर को उन्होंने अपनी माँ माना था। आज जब वो नहीं है तो ऐसे में पुत्र होने के नाते मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि हाजीपुर के लोगों के बीच रहूं। और मैं इस बात को मैं कई बार मैं कहता हूं, मैं मानता हूं हाजीपुर से मेरा राजनीतिक परिचय नहीं है, मेरा व्यक्तिगत परिचय है। जब मैं राजनीति को नहीं भी समझता था तब भी पापा की उंगली पकड़कर हाजीपुर पापा मुझे लेकर जाते थे, लोगों से परिचय कराते थे, और वही संबंध हाजीपुर के लोगों ने भी हमेशा निभाया। जब मैं अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा था, जब पिता के निधन के बाद पार्टी में टूट हुई, उस वक्त ये हाजीपुर के लोग ही थे जिन्होंने मुझे संभाला। जब मैं पहली बार इस टूट के बाद पटना आया, सीधा हाजीपुर ही गया, इन्हीं लोगों ने मुझे उस वक्त भी संभाला और आज भी मेरा संरक्षण हाजीपुर की जनता ही कर रही है। तो ऐसे में मैं किसी को कुछ दिखाने के लिए नहीं गया, हाजीपुर में अपने लोगों के साथ संवाद करने गया। बट जो रिस्पॉन्स मिला वो एक्चुअली अनप्रेसिडेंटेड था। कभी जिस स्टेडियम में हम लोगों ने कार्यक्रम किया, अक्षयवट राय जो वहाँ का स्टेडियम है, वो मैदान आज तक कहते हैं कभी भरा नहीं, दशकों में कभी नहीं भरा। और ना सिर्फ वो मैदान वहाँ का भरा, बल्कि सड़क चौराहे तक जिस तरीके से लोगों की भीड़ थी, आप सबके कैमरे ने देखा ही, वो मेरे लिए काफ़ी मेरा मनोबल बढ़ाने वाला था। चाचा तो कहते हैं कि एंट्री ही नहीं करने देंगे हाजीपुर में। वो अपनी बातों को रख सकते हैं, मुझसे बड़े हैं उम्र में, जो वो कहना चाहें वो कह सकते हैं। बट हाँ, जब गठबंधन का जिक्र होता है तो तमाम घटक दलों का राय मशवरा उसमें अहमियत रखता है। और उसमें खास तौर पे किसी भी गठबंधन में जो सबसे बड़ा घटक दल होता है, जैसे हम लोग के गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी है, मेरे संबंध भाजपा से बहुत मधुर हैं, बहुत अच्छे हैं। शीर्ष नेतृत्व के साथ जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का समय समय पर मुझे आशीर्वाद मिलता है, जिस तरीके से गले लगाकर उन्होंने मेरा स्वागत एनडीए में किया, ऐसे में जब ये इस तरीके की बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी के फैसले के ऊपर वो प्रश्न खड़ा करते हैं जो उचित नहीं है। तैयारी तो हो गई है ना हाजीपुर के लिए, मन तो बना लिया है ना हाजीपुर से चुनाव लड़ने का? ये बात तो स्पष्ट है कि हाजीपुर से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का ही प्रत्याशी वहां से चुनाव लड़ेगा। चिराग पासवान ही वो उम्मीदवार होंगे अगर पार्टी ने ये तय किया, क्योंकि पार्टी का संसदीय बोर्ड ही अंतोगत्वा ये फैसला लेगा कि किन सीटों पर कौन प्रत्याशी जाएगा। पार्टी का संसदीय बोर्ड अगर ये फैसला लेता तो यकीनन। आप तैयार तो है ना, उसके लिए आप पीछे तो नहीं हटेंगे? पूर्णता तैयार हूँ, ना सिर्फ हाजीपुर के लिए ही बल्कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आगामी 2024 चुनाव के लिए पूरी तरीके से हर सीट पर तैयार है। 40 की 40 सीट इस बार एनडीए गठबंधन जीतेगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। 19 में एक सीट हम लोग हार गए थे, किशनगंज वाली, इस बार वो सीट भी हम ही लोग जीतेंगे, कहीं कोई संदेह नहीं है। तो सवाल जरा महागठबंधन पे भी ले लेते हैं। बड़ा सीट शेयरिंग को लेकर वहाँ पे मसला चल रहा है, नीतीश जी 16-17 मांग रहे हैं, कांग्रेस कुछ मांग रही है, क्या लगता है कैसे मामला सुलझेगा वहाँ पे? मुझे नहीं लगता कि सुलझ पाएगा इतनी आसानी से। बहरहाल मेरे लिए वो चिंता भी नहीं है भाई, वो उनकी अपनी परेशानियां हैं, वो खुद हल करें। इतने महत्वाकांक्षी दल हैं वहाँ पर जो सिर्फ और सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं को साधने के लिए गठबंधन की भी तिलांजलि देनी पड़े तो वो लोग हिचकते नहीं हैं। और मेरे मुख्यमंत्री तो इसमें सबसे ज़्यादा माहिर हैं भाई। 2 बार वो जनादेश का अपमान करके गठबंधन की तिलांजलि वो पहले भी दे चुके हैं। 15 का जनादेश था, महागठबंधन के लिए सरकार चलाई एनडीए के साथ। 20 का जनादेश था, एनडीए के लिए सरकार चला रहे हैं महागठबंधन के साथ। तो ऐसे में मेरे मुख्यमंत्री की विश्वसनीयता तो अब कुछ बची नहीं है। ऐसे में दबाव की राजनीति ये घटक दल एक दूसरे के ऊपर कर रहे हैं या सही में सीटों का तालमेल नहीं हो रहा, क्योंकि कई राज्यों में तो नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश का उदाहरण मैंने अभी आपको दिया ही। बंगाल में टीएमसी के साथ गठबंधन होता है नहीं होता है, वो भी एक बड़ा पेच है। ऐसे में बिहार में भी बड़ा पेच अटका हुआ है। भले तीसरे नंबर की पार्टी हो मेरे मुख्यमंत्री, पर सीटों का बंटवारा इनको आधा आधा चाहिए। ये देखिए, ये इनकी सोच है।
विधानसभा के चुनाव में जिनके आधे से ज़्यादा प्रत्याशी चुनाव हार जाते हैं, ऐसे में जब लोकसभा की बात आएगी तो ये बोलेंगे 16-16, 17-17, 18-18, 20-20। बड़ी चर्चा है कि एनडीए में वापस आ सकते हैं नीतीश कुमार, वहां बात अगर नहीं बनती है, दाल नहीं गलती है तो वापस आ सकते हैं, तो फिर क्या हो? भाई ये चर्चा मैंने भी सुनी है और मैं इस चर्चा को कभी कभी मान भी लेता हूँ, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू माय चीफ मिनिस्टर यू कैन नेवर से नेवर। आपको लगता है ये हो सकता है? व्हेन इट कम्स टू माय चीफ मिनिस्टर कुछ भी हो सकता है, नीतीश जी के साथ कुछ भी हो सकता है। वो इधर भी आ सकते हैं और आने के बाद चुनाव से पहले फिर उधर भी जा सकते हैं। तो मेरे मुख्यमंत्री जिस स्पीड से पाला बदलते हैं तो उन पे कोई विश्वास आज की तारीख में करता नहीं है। कारण ये भी है कि उनको इन्हीं के घटक दलों ने संयोजक तक नहीं बनाया। जिन्होंने इस मुहिम की शुरुआत की उनको इतना भी सम्मान नहीं दिया गया उस गठबंधन में कि कम से कम इनको संयोजक बना दें। बट ऐसे में ये सिर्फ कयास चल रहे हैं। मुझे लगता है इस पर कोई भी औपचारिक टिप्पणी तभी करना उचित है जब कोई औपचारिक फैसला उनके एनडीए में आने को लेकर लिया जाता है या नहीं लिया जाता है। लेकिन चिराग फिर क्या करेंगे अगर आ जाते हैं, अगर नीतीश कुमार, तब क्या करेंगे चिराग? भाई आई थिंक इट्स टू हाइपोथेटिकल राइट नाउ एंड वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। चलिए, शुक्रिया चिराग बात करने Thank के you. लिए। तो ये थे चिराग पासवान, कई मुद्दों पर बात कर रहे थे, लेकिन खासकर अयोध्या का इन्हें निमंत्रण मिला है। तो 22 जनवरी को बहरहाल अयोध्या जा रहे हैं चिराग पासवान राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना।